हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हमने M1 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स वो शुरू करा था और हमने ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से देख लिया है ना। इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि सेट किसे कहेंगे, 5 नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, उसके बाद सेट लिखने के 2 मेथड्स हमने सीखे थे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली सीखी थी सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन में। आई होप ये वीडियो पे आने से पहले सभी ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे से देख लिया है और सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लिया है। अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं और समझ में आ गई हैं तो आज का फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे सेट्स के, जिसका फर्स्ट रोमन नंबर जो है वो कहता है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है लिस्टिंग फॉर्म, राइट, जिसमें हमको लिस्ट तैयार करना है, बस कॉमा कॉमा दे के लिखते चलना है। रोस्टर का ही दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। मैंने बोला हुआ है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, थर्ड अल्फ़ाबेट दोनों का एस है, इसका मतलब दोनों एक होंगे, इस तरीके से याद रख सकते हो। लिस्टिंग मेथड में और रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन के जो भी एलिमेंट्स है बस कॉमा दे दे के लिखते चलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर्स की ये लोग बात कर रहे हैं तो पहले तो सेट को अपने हिसाब से नाम दो, ए है ना। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमें रोस्टर फॉर्म में लिस्टिंग फॉर्म में क्या करना है, इवन नंबर्स को लिखते चलना है कॉमा दे दे के, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। क्योंकि ये इवन नंबर्स तो बहुत सारे होंगे, है ना, इन्फानाइट इवन नंबर्स होंगे, तो एक 3 4 लिख देने हैं और आगे डॉट 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 करना है, मतलब ऐसे चलते ही जा रहा है। तो मैंने इवन नंबर्स का यहाँ पे सेट लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। प्राइम मतलब ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में भी नहीं आता हो, जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में 1 के टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं वो प्राइम होते हैं। लेकिन इनको सिर्फ प्राइम नहीं चाहिए, इनको चाहिए इवन प्राइम। तो ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। ये बात हमेशा याद रखो, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है ना। इवन नंबर्स में 2 ही एक है जो प्राइम है, इसलिए 2 को इवन प्राइम बोलते हैं। और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। चेक कर लो, 4 है टेबल में आ जाता है, 4 2 के टेबल में आ जाता है, 6 है 2 के 3 के दोनों के टेबल में आ जाते हैं। सारे तुम लोग इवन नंबर्स चेक कर लो, 8 है 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। तो सारे इवन नंबर्स किसी न किसी के टेबल में आते हैं, बस 2 जो है 2 वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो है 2। ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो है 2। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 हो या 1 to कितने भी नंबर्स हो, इवन प्राइम सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। तो मैं इसको भी कुछ भी सेट का नाम दे देने का, इक्वल टू सिर्फ एक ही आएगा 2 और कुछ आएगा ही नहीं इसमें। हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखना है, नहीं तो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी ब्रैकेट मत इस्तेमाल करो, कर्ली ब्रैकेट ही इस्तेमाल करना है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स का सेट बनाओ, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलते ही जाएगा ना, क्योंकि कहाँ पे रुकना है ऐसे नहीं बोला है। ये बोलते सेट ऑफ नेगेटिव फर्स्ट 10 नेगेटिव नंबर्स, तो मैं 10 पे रुक जाता, लेकिन कहाँ पे रुकना है पता ही नहीं है, तो डॉट डॉट कर देने का, ऐसे चलते ही जा रहा है। आगे अगला फोर्थ क्वेश्चन, जो कि इस मेन क्वेश्चन का आखिरी सब क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या कहा गया है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम माने सुर, 7 सुर ऐसे सुने होंगे ना तुम लोगों ने। तो सरगम माने सुर, सुर के 7 साउंड्स जो है वो लिखने हैं, वो है सा रे ग म प ध नी। ठीक है, यही है ना 7
सुर, सा रे ग म प द नी, फिर से सा शुरू होता है, राइट, सा रे ग म प द नी सा, लेकिन जो एक बार आ गया है वो फिर से नहीं लिखेंगे ना हम लोग सेट में, तो सा रे ग म प द नी सा तो हमने लिख दिया है, उसी पे एंड होता है। तो ये 7 सुर हो गए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने समझाने के लिखा है नीचे नंबर, तो हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये मैंने सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में, जिसको लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाएगा, उसमें लिख दिए हैं। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड रोमन नंबर पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सेकेंड रोमन नंबर कहता है राइट फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो इस सिंबलिक स्टेटमेंट्स को वर्ड्स में लिखना है। ये साइन को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ये साइन को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू, क्यू मतलब क्या? रैशनल नंबर्स। क्यू मतलब क्या? रैशनल नंबर्स। इस तरीके से लिखो। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी लिख सकता है, अभी 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स है ना, कोई कोई ये साइन को पढ़ता है इस एलिमेंट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है, एग्जाम में दोनों राइट दिए जाएंगे। इस एलिमेंट ऑफ भी पढ़ा जाता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3 इज एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। चॉइस है तुम्हारे पास, जो जिसको पसंद है वो वैसा लिखे। अब ये -2 बिलोंग्स टू को कट किया है, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने इसको बोला इज एलिमेंट ऑफ, क्योंकि कट किया है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुछ भी चलेगा। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, p इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में लिखा है p, ये दंडी को सच दैट पढ़ते हैं, p इज एन ऑड नंबर। अब ये लिखने का तरीका देखो, p लिखा, इक्वल टू मतलब इस, करली ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ, करली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। तो ये p इक्वल टू की जगह पे इस, करली ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ, अंदर जो वेरिएबल है ना, ऑफ ऑल पीस, जो भी वेरिएबल है वो लिखने का, ऑल पीस, ये दंडी को क्या पढ़ते हैं? सच दैट, कंडीशन लिखा सच दैट, उसके आगे जो है वो लिख दो, p इज एन ऑड नंबर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक एक चीज समझ के करनी है बस, और कुछ नहीं। नाम क्या है? p, तो लिखने का p, इक्वल टू माने इस, करली ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ, अंदर वेरिएबल कौन सा है वो लिखने का, ऑल पीस, दंडी मतलब सच दैट, जो कंडीशन है वो लिखने का, जो प्रॉपर्टी है वो लिखने का, सच दैट p इज एन ऑड नंबर। आई होप सभी को आ गया होगा समझ में, किसी को डाउट यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से लिखते हैं, एग्जाम में कुछ और भी आया तो इसी तरीके से लिखता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अपने मर्जी से कोई भी 2 सेट्स लिस्टिंग से लिखने हैं, कोई भी 2 सेट्स रूल से लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिस्टिंग मेथड वाला लिखता हूँ, ए, वॉवल्स लिखता हूँ, ए, कोई भी लिख सकते हो अपने मर्जी से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये लिस्टिंग मेथड हो गया। इसी को ही रोस्टर में लिख देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। रोस्टर मेथड से कैसे लिखेंगे देखो, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। ए इज इक्वल टू, रोस्टर में रूल मेथड में जो है, रूल मेथड में जो है वो कैसे लिखने का, पहले ए इज इक्वल टू, एक कोई भी वेरिएबल लिखने का अपनी मर्जी से, सच दैट वो वेरिएबल का प्रॉपर्टी, हमेशा ऐसे ही लिखने का, एक वेरिएबल लिखने का सच दैट वो वेरिएबल का प्रॉपर्टी लिख देने का। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
एक्सेस इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल लिखना था, एक और एग्जांपल लिख देते हैं अपन। एक और एग्जांपल अपने मर्जी का कोई भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है? कलर्स ऑफ रेनबो है। ये क्या है? कलर्स ऑफ रेनबो है। यहाँ पे तो मैंने रोस्टर मेथड में लिखा है ना, कॉमा कॉमा दे के लिस्टिंग मेथड में लिखा है। इसको रूल मेथड में भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से लिखने का रूल मेथड में? पहले तो कर्ली ब्रैकेट देने का, कोई भी एक वेरिएबल लेने का, वाई सच दैट बोलने का, और वाई का कंडीशन लिखने का। वाई का कंडीशन क्या है? वाई इज कलर ऑफ रेनबो, खत्म। इतना सिंपल रहता है। वाई सच दैट देने के बाद वाई का कंडीशन जो है वो प्रॉपर्टी जो है लिख देने का। इस तरीके से मैंने अपने मर्जी से कोई भी 2 सेट्स लिखे, आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो है मैंने एक्सरसाइज के कंप्लीट करे हैं। आई होप सभी को तीनों क्वेश्चन समझे होंगे। स्क्रीन पॉज कर दो, स्क्रीन पॉज करने के बाद अच्छे से इसे नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। आइए तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्या कहा गया है। फोर्थ मेन क्वेश्चन में, फोर्थ मेन क्वेश्चन डिमांड करता है हमसे राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिस्टिंग मेथड। फिर से लिस्टिंग मेथड मतलब रोस्टर मेथड में ही लिखना है, बस लिस्ट करते चलना है चीज़ों को कॉमा दे दे के। अब इन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछा है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलार सिस्टम। तो इंडियन सोलार सिस्टम के हिसाब से मंथ्स लिखने हैं। सेट का नाम अपने हिसाब से फिक्स करते हैं ए, और इंडियन सोलार सिस्टम के हिसाब से हम लोग सारे मंथ्स को लिखते हैं। तो शुरुआत होगा चैत्र, शुरुआत होगा चैत्र। थोड़ा सा मैं छोटे में लिखता हूं ताकि सभी बिठा सकूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से ये जो हैं ये होते हैं मंथ्स, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन याद करना होगा। कुछ बच्चों को ऑलरेडी ये मालूम भी होगा, याद भी होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, तो याद कर लीजिएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 1-2 बार पढ़ने पे हो जाता है। 1-2 बार देख के पढ़ लो, फिर खुद से बोलने की कोशिश करो। दिन में 2-3 बार खुद से बोलने की कोशिश करो, तो ये बस एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो क्या है, 12 महीने बढ़िया तरीके से याद हो जाते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो ऐसे डिफ़िकल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब इन लोगों ने बोला है इंडियन सोलर सिस्टम में, इंडियन सोलर ईयर में लिखना है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। मुश्किल नहीं है, बस एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो और खुद से बोलने की कोशिश करो, 2-3 बार तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे खुद से करने के बाद ही यहाँ पे लिखना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं, फिर एग्जाम में आता है उस समय उनको याद नहीं आता। हाँ, एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 12 के 12 आना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? तो याद कर लो फिर ही लिखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेटर्स ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये तो काफ़ी सिंपल है। सारे लेटर्स को हमें एक एक करके लिस्ट करना है। सबसे पहले है सी, फिर है ओ, फिर है एम, फिर है पी, फिर है एल, फिर है ई, फिर है एम। एम तो ऑलरेडी आया है तो एक ही बार आएगा। फिर है ई, ऑलरेडी आ चुका है। फिर है एन, एन नहीं आया है। फिर है टी, टी नहीं आया। तो इस तरीके से मैंने सारे लेटर्स को बस लिख दिया। इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आई होप ये सभी को आ जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ये भी सभी को मालूम है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? आइस, नोज, ईयर्स, टंग, फाइनली स्किन। ये भी सभी को मालूम होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है 5 सेंसरी ऑर्गन्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो 1 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर्स है वो सारे मुझे यहाँ पे लिस्ट करने हैं। अच्छा, शुरुआत होती है 1 से। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना ही प्राइम बोलेंगे ना ही कंपोजिट बोलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सब लोअर स्टैंडर्ड्स में हुई हैं कि 1 को प्राइम भी नहीं बोलते हैं, कंपोजिट भी नहीं बोलते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, मैंने अभी अभी बोला था पिछले क्वेश्चन में। 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो 2 आ जाएगा। प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं जाते। 3 किसी के टेबल में नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 7 नहीं जाता, 11 नहीं जाता, 13 नहीं जाता, 17 नहीं जाता है, 19 नहीं जाता है। तो सारे प्राइम नंबर्स 20 तक मैंने लिख दिए। ये है प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में भी नहीं जाते हैं। बाकी जो नंबर्स इनके बीच में आते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई टेबल में जाते हैं, इसलिए वो प्राइम नहीं कंपोजिट हो गए। जो टेबल में आते हैं वो कंपोजिट हो गए, जो नहीं आते वो प्राइम हो गए। जो कि मुझे प्राइम चाहिए थे मैंने लिख दिए यहाँ पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 के नाम सभी को आने चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के नाम आने चाहिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, जगह ही नहीं बचा, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, साउथ अमेरिका। तुम लोग अच्छे से लिखो, शॉर्ट में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, खाली ये पहला वाला हार्ड है, मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, जो सभी को याद करना पड़ेगा। उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, राइट। बाकी के सब तो बेसिक सी चीज़ें थी, ये सभी को मालूम होंगे। ये तो कुछ था ही नहीं इसमें सोचने वाला। सेंसरी ऑर्गन्स 5 होते हैं, लोअर स्टैंडर्ड में बचपन से पढ़ाया जाता है हमें ये चीज़। प्राइम नंबर्स भी बहुत लोअर स्टैंडर्ड में 6, 7 से 5th से पढ़ रहे हो, और 7 कॉन्टिनेंट्स भी लोअर स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ऐसे खास बहुत मुश्किल तो है नहीं, है ना। तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड को ही सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। अब ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसमें बच्चों को यही रोमन नंबर मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे रूल मेथड में लिखना है। सुनो, समझो,
क्वेश्चन को परखो और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में क्या रूल चल रहा है उसे जानने की कोशिश तो करो। देखो ए जो है उसमें है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर ध्यान से देखा होगा तो ये सभी के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐसा है ना। देखो यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करता हूँ समझाने के लिए ना, मैं एक बार इसको लिखता हूँ। 1 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक चल रहा है, 10 का स्क्वायर तक चल रहा है। अब इसको अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने कहा था लिखने का a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देने का, एक वेरिएबल लेने का x इज सच दैट, x इज सच दैट, x का फिर प्रॉपर्टी लिखने का, x इज इक्वल टू, x किसी न किसी का स्क्वायर हो रहा है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो x इक्वल टू n स्क्वायर बोल देने का। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, रूल मेथड में एक वेरिएबल लेने का सच दैट, वो वेरिएबल का कंडीशन लिखने का। सुनो मेरी बात गौर से, एक वेरिएबल लेने का सच दैट, वो वेरिएबल का कंडीशन लिखने का। कंडीशन क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने कंडीशन लिख दिया n स्क्वायर। अब n स्क्वायर तो लिख दिया, n के जगह पे क्या नंबर्स है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना, सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। अब n कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है, तो लिखने का n जो है वो 1 से 10 तक है, नीचे डैश देने का, नीचे डैश मतलब 1 भी आता है 10 भी आता है। अगर मैं डैश नहीं दूं, अगर मैं यहाँ पे डैश नहीं दूं, मैं ऐसे ही रखूं, इसका मतलब 1 और 10 के बीच में जो भी आते हैं वो 1 और 10 के बीच में मतलब 2 से लेके 9 तक। अगर मैं नीचे डैश दे रहा हूं, इसका मतलब 1 से 10 तक सारे आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जो मैंने लिखा है वो नहीं, ये एक सबसे अच्छा तरीका है, राइट तरीका है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सारे ही राइट होते हैं अगर अच्छे से लिखा हुआ है तो बस ऐसा लिखना है, x सच दैट, x का कंडीशन क्या था कि वो n स्क्वायर था। अब n मतलब कोई नंबर मतलब कोई भी नहीं रख सकता। कंडीशन में उन लोगों ने 1 से लेके 10 तक दिया है, तो n क्या है, 1 से लेके 10 तक के नंबर है सारे, जहाँ पे 1 भी है और 10 भी है, इसलिए मैंने नीचे डैश दिया है। अगर 1 और 10 नहीं होते तो मैं नीचे डैश नहीं देता, नीचे डैश नहीं देता मतलब वो 1 और 10 के बीच वाले नंबर्स हो जाते हैं। आई बात समझ में? मुश्किल नहीं है, समझ लोगे, आसान है। ठीक है। बी, देखो ये तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बस वही है। यहाँ पे बी में क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 64, 48। अभी देखोगे तो 6 का टेबल ही चल रहा है, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 6 5 जा 6 6 जा, तो मैं उसको वैसे ही लिखता हूँ। 6 मतलब 6 1 जा, 12 मतलब 6 2 जा, 18 मतलब 6 3 जा, 24 मतलब 6 4 जा, ऐसे ही चलते जा रहा है। कहाँ तक गया है, 48 तक, मतलब 6 8 जा तक, राइट, ऐसे हुआ है। तो अब इसको अगर रूल मेथड में लिखना है तो b इज इक्वल टू, एक वेरिएबल लिखो सच दैट, वेरिएबल का कंडीशन लिखो ना। कंडीशन क्या है, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा, ऐसा हो रहा है, तो कंडीशन है 6 इंटू n। कंडीशन क्या हो रहा है, 6 इंटू n हो रहा है। देखो ना, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, मतलब 6 इंटू n हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब ये जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 8 तक है। वैसे ही लिखो जैसे मैंने ऊपर बताया, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, n जो है वो 1 से लेके 8 तक है, दोनों के नीचे डैश दे देने का, बात खत्म। आई बात समझ में? अब लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक और तरीका मैं बता सकता, देखो इसमें एक और तरीका मैं बता सकता, x इज सच दैट x इक्वल टू 6 इंटू n। ये तो वैसे ही रहेगा, n कहाँ से शुरू हो रहा, 1 से शुरू हो रहा, तो लिखने का n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, तो लिखने का n इज लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब 8 ही होता है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, लेस देन 9 तक। लेस देन 9 मतलब 8 तक। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जो जिसको समझ में है वो लिखना है बस, और कुछ तो नहीं है। बहुत ही ईजी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने
यहाँ पे निपटा लिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है SMILE, मतलब ये स्माइल है। स्माइल के सारे जो लेटर्स हैं ये, तो मैं इसको लिखूंगा C इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। हो गया। नेक्स्ट, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तो डेज हैं, तो मैं लिखता हूँ, ये सब तो इजी है। एक वेरिएबल लिखो कोई भी, x इज सच दैट x इज अ डे ऑफ अ वीक। फाइनली x इज इक्वल टू AET। AET से कौन सा वर्ड बनता है? देखो, ईट बनता है, टी बनता है, TEAT बनता है, तो कोई भी लिखने का अपने मर्जी का। मैं लिखता हूं x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। आई होप सभी को ये समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, और हाँ, प्रैक्टिस करो। एक बार ये पूरा एक्सरसाइज हो गया ना, तो खुद से रफ बुक में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। ऐसा करोगे तभी परफेक्शन आएगा और मैथ्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके तुम लोग मैथ्स में आओगे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चंस समझे होंगे, ये पूरा एक्सरसाइज ही समझा होगा, है ना। वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब 9th स्टैंडर्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके कुछ होएगा, है ना। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके ये भी नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आगे वाले सेशन में, तब तक गुड बाय।